नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का समाधान बैच में, जिसमें हम लोग अपने मेंस के कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारी आज डे 5 की क्लासेस आपके सामने हैं, जिसमें आज हम लोग 4 क्वेश्चंस पेपर 2 के डिस्कस करने वाले हैं और चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपके सामने जो है इसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ताकि आप ये समझ सकें इसके साथ साथ कि आपको भी कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है। देखिए, पुलिस सुधार पर ये सवाल है पहला वाला। तो ये समाधान प्रोग्राम जो है अभी इसकी डेमो क्लासेस आपकी आ रही है। 1 नवंबर से हम लोग का बैच ये संचालित हो रहा है। 100 डेज प्रोग्राम है ये, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दी हैं, तो हर वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है। फीस बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। 5100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। आप इसको पेमेंट करने के लिए लास्ट में जो वीडियो का नंबर दिया हुआ है उस पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। पुलिस सुधार चर्चा में है। अभी हाल फिलहाल में भी इस पे काफ़ी कोर्ट के माध्यम से टिप्पणी की गई और भी विभिन्न कारणों से, जैसे एक देश एक वर्दी का नया नारा शुरू हुआ है अभी हाल में ही, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, उसके बाद से ये चारों तरफ चर्चा में आ गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पुलिस सुधारों पर सवाल जो है संभावित है अगले साल की परीक्षा में। तो यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों तरफ के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पेपर 2 से। तो इस पर ही हम लोग पहला सवाल अपना डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन इन डिटेल द नीड एंड मीजर्स ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता और उपायों की विस्तृत व्याख्या करिए। 200 शब्दों का सवाल है। हमने जैसा बताया कि हम आपको सारे क्वेश्चन 200 शब्दों में ही देंगे, क्योंकि 8 शब्द और 12 शब्द ये दोनों को कवर कर लेता है, 12 नंबरों को कवर कर लेता है ये, ठीक है। भारत में जितने तरह के सुधारों की मांग की जा रही है उनमें पुलिस सुधार सर्वाधिक चर्चित मुद्दा है। भारतीय संविधान के तहत पुलिस व कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। देखिए, जब भी आप पॉलिटी का क्वेश्चन लिखना शुरू करें तो आप आर्टिकल का किस सूची का विषय है या कहाँ पे किस भाग में वर्णित है, कुछ ना कुछ जरूर प्रस्तावना मेंशन करें आप। इससे क्या होगा, इम्पैक्ट अलग तरीके से पड़ता है टीचर के ऊपर कि हाँ भैया आप जो है एक बेहतर और गहरी जानकारी विषय के बारे में रखते हैं, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपराध रोकना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बदलते परिदृश्य में भारत में पुलिस सुधारों को निम्नलिखित कारणों से आवश्यक माना गया है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म आर बीइंग डिमांडेड इन इंडिया? पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर आर द स्टेट सब्जेक्ट अंडर पुलिस रिफॉर्म whose primary responsibility is to prevent crime and ensure the safety of the people. In the changing scenario, police reforms are needed in India due to the following reason. क्यों आवश्यकता है, हमें पहले बताना होगा कि आवश्यकता क्यों है पुलिस सुधारों की, ठीक। आइए, अब हमने एक पूरी क्या कहते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया कि क्यों हमें नीड है पुलिस रिफॉर्म की। टू ब्रेक पॉलिटिकल अलायंस, राजनीतिक गठजोड़ तोड़ने हेतु, ठीक है। राजनीतिक गठजोड़ से अपराधों को संरक्षण, जिससे अपराध में वृद्धि हो रही है, ठीक, इसलिए भी पुलिस सुधार आवश्यकता है। राज्यों में हो रहे निरंतर अपराधों की घटनाएं, लगातार जो है नए नए प्रकार के अपराध उभर रहे हैं जो सामान्य रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, यानी कि पुलिस उस लेवल पर जाकर अपराध को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही है। पुलिस बल द्वारा अकारण बल प्रयोग, घूस और मारपीट की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। अमूमन आप लोग देखते होंगे कि पुलिस वाले सामान्य रूप से किसी को पीट पाट देते हैं, कुछ भी। क्यों? क्योंकि उनके पास एथिकल और मोरल वैल्यूज की कमी देखी जा रही है। पुलिस बलों में प्रशिक्षण में अत्याधुनिक उपायों की कमी है। जैसा मैंने बताया कि आजकल जो संगठित अपराध हैं, ठीक है, और जो दूसरे तरीके से साइबर अपराध की जो संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो ऐसे में पुलिस को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि परंपरागत पुलिसिंग से अब जो है इस प्रकार के अपराध रोके जाने पॉसिबल नहीं है। मुकदमों में देरी से चार्जशीट में वृद्धि हो रही है। फॉरेंसिक जांच व आधुनिक हथियारों की कमी है हमारे पुलिस के पास। कार्यों की अनियमितता और अधिकता है, ठीक है। कानून व्यवस्था और जांच प्रणाली का अलग अलग न होना। बहुत सारी कमिटीज ने क्या कहा है कि हमें कानून व्यवस्था को और इन्वेस्टिगेशन प्रणाली को अलग कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो स्पेशलिटी आ जाएगी जांच में, और लॉ एंड ऑर्डर पर जो अतिरिक्त भार है, क्योंकि दोनों काम एक ही आदमी करना पड़ रहा है, इस वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही। काफी सारे रिफॉर्म्स की बात जो है कई सारे आयोगों ने की है, उसमें प्रमुख रूप से इसकी जो है बात उठाई गई है। सत्ता पक्ष के इशारों पर कार्य करना। अमूमन देखा गया है कि पुलिस जो है, जो पार्टी पावर में होती है उनके हिसाब से कार्य करने लगती है। तो हमें आवश्यक है कि इन चीजों को दूर किया जाए। ये कारण है जो ये दर्शाते हैं कि भारत में पुलिस सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई सारे केसेस में इस बारे में बातें कर चुका है। अब हम आगे आएंगे उपाय
क्या तरीके हो सकते हैं कि जिससे पुलिस में सुधार किया जा सके, किन किन उपायों का लाया जाना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने आपको दिखाया। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद 2006 का अनुपालन सुनिश्चित हो। जब भी आप पुलिस सुधार पर लिखेंगे ना, इस वाद को जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है भारत में पुलिस सुधार के संदर्भ में। ठीक, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना होगा। ठीक, पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखने हेतु हमें राज्य सुरक्षा आयोग के गठन की भी अनुशंसा की गई है कि राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना होगा कि पुलिस पर किसी प्रकार का बाहरी या पॉलिटिकल दबाव न बने। पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड जो हमें बनाना होगा, पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड का निर्माण करना होगा इनके कार्मिकों के मामले, मतलब पुलिस के संदर्भ में जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे उनके पेंशन से रिलेटेड, चाहे उनके आवास से, इन सबको दूर करने के लिए हमें एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाना चाहिए, जिससे पुलिस वाले इन समस्याओं को अपनी समाधान कर सकें और इससे क्या हो, ये जो भ्रष्टाचार या घूसखोरी है उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। एक पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ को बनाया जाना चाहिए पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए। ठीक है, पुलिस तो जांच करती है अपराधों की, लेकिन पुलिस के विरुद्ध जो शिकायतें हों उनकी जांच कैसे हो, उसके लिए क्या करना होगा, एक पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ बनाना होगा। पुलिस बलों को प्रशिक्षण, हथियार व छुट्टी का समुचित हमें व्यवस्था करनी होगी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यूपी पुलिस की बंदूक प्रशिक्षण के दौरान जो है उनसे राइफल्स नहीं चली। ठीक है, तो बड़ी क्या कहते हैं कि उपाय की स्थिति सामने आ गई थी कि भैया क्या हो गया, मतलब उनसे बंदूक में गोली नहीं भर पा रहे थे। एक वीडियो में पुलिस वाले जो है उनसे बंदूक नहीं चल पा रही थी उनकी, तो बदमाशों को भगाने के लिए मुंह से ठाए ठाए की आवाज़ निकाल रहे थे। तो ये सब व्यवस्थाएं जो है हमें देखनी होंगी कि पुलिस बल जो है आधुनिक हो। नियमित तौर पर पुलिस जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना चाहिए, जैसे अभी थाना दिवस होता है, ऐसे और भी प्रोग्राम लेके आना चाहिए जिससे जो पुलिस का भय आम जनता के बीच में है वो उससे निकल जाए। ठीक है, पुलिस को एक दोस्त के रूप में देखे, न कि क्या कहते हैं कि एक डर के रूप में। ठीक, तो हमें करना होगा। दोषी पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन नहीं बल्कि नौकरी से सीधे उनको बर्खास्त करना होगा, क्योंकि सस्पेंशन में क्या होता है, वो जानबूझ के ऐसे अपराध करते हैं, उससे क्या होता है, उनको लगता है ठीक है कितने 2 महीने 3 महीने सस्पेंड हो जाएंगे, चलो 10 लाख रुपए तो मिल जाएगा ना। तो इस ये वाली एक जो है चीज़ें आ गई हैं, तो इसको हमें क्या करना, सीधे टर्मिनेट करने वाली बात पे आ जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनके बीच में इन समस्याओं को लेकर दूरी बनेगी। ठीक, पुलिस थानों में हमें सीसीटीवी लगाना होगा, जिससे पुलिस वालों की निगरानी जो है की जा सके। महिला थाना व महिलाओं की संख्या में वृद्धि करनी होगी। अभी यूपी पुलिस ने हर थाने में पिंक डेस्क या महिला डेस्क जो है स्थापित की, तो ऐसे ही पूरे देश में जो है हमें करने की आवश्यकता है। डीजीपी का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, राजनीतिक रूप से डीजीपी को बदला नहीं जाना चाहिए, जो सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का होता है। एक निश्चित कार्यकाल के साथ स्थायित्व होगा उसका, तो वो राजनीति से ऊपर उठ के फैसले ले सकेगा, चीजों को कर सकेगा और उसी हिसाब से अपने प्रदेश की पुलिस बल को संचालित भी कर सकेगा। पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण पुलिस नियुक्ति बोर्ड द्वारा होना चाहिए, न कि राजनीतिक रूप से। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिश सरकार के 1961 के पुलिस बल एक्ट का निस्तीकरण करना चाहिए, मतलब इतने पुराने एक्ट के माध्यम से अभी भी हमारी पुलिस कंट्रोल हो रही है, इसे हमें क्या करना होगा, बदलना होगा। क्या करना होगा, इसके लिए हमें नया पुलिस अधिनियम लाना होगा, साथ में कानून व्यवस्था और जांच को अलग अलग करने के लिए जो है व्यवस्था बनानी होगी। तो ये आपके उपाय हैं जिसके माध्यम से भारत में पुलिस सुधार किया जा सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार से फ्लो चार्ट या अलग अलग चीजों के माध्यम से अगर आप अपने उत्तर को देंगे ना, तो बड़ी अच्छे तरीके से इंपैक्टफुल तरीके से आपको चीजें मिलेंगी। ठीक, और इसका नंबर भी आपको मिलता है। ठीक, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देखेंगे। मेजर्स हमने देख ली क्या क्या है, किसके माध्यम से भारत में पुलिस सुधार ला सकते हैं। निष्कर्षतः जब भारत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की स्वर्णिम गाथा लिख रहा हो और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, तो पुलिस सुधार एक अपरिहार्य मुद्दा बन जाता है। जब हम चारों तरफ विश्व गुरु बन रहे हैं और साथ में हम आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 वर्ष मना रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस सुधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि पुलिस जो है सबसे पहले एक आम जनता तक पहुंचने वाला वो क्या कहते हैं, संकट मोचक है कह सकते हैं, जो सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता है। और ऐसे में एक मानवीय पुलिस की जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक, ऐसे करके आपने अपने उत्तर का समाहार कर देखिए। आपने अपने लाइन कितने लिखी, आपने 8-10, बाकी आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से दे दिया। इसी प्रकार से सारे ही आंसर आपको इस समाधान बैच में मिलना है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कंटेंट के साथ वो तरीका भी बता दें कि आपको उत्तर कैसे लिखना है भाई, क्योंकि बड़ी समस्या है बच्चों में इस चीज को लेके। गट्ठर मैटर पड़े हैं लेकिन पता ही नहीं कि आंसर लिखा कैसे जाए। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरा सिलेबस भी आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ साथ में
कैसे आपको प्रेजेंट करना एग्जाम में, ये भी बताया जा रहा है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की ई गवर्नेंस से संबंधित प्रमुख योजनाओं पहलों का उल्लेख करें, यानी कि यूपी स्पेशल का पेपर 2 का सवाल है ये, ठीक। और किससे संबंधित है? गवर्नेंस वाले टॉपिक से। ये भी 200 शब्दों का है। ई गवर्नेंस से तात्पर्य जनता तक सरकारी सूचनाओं एवं सेवाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से त्वरित गति से पहुंचाना है। ई गवर्नेंस क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस होता है, आपने सुना होगा गुड गवर्नेंस, सुना होगा। ई गवर्नेंस उन्हीं का समृद्ध रूप है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जनता तक सरकारी सेवाओं की पहुंच, ठीक। तो ये एक लाइन में आपने बता दिया क्या होता है। सवाल क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की ई गवर्नेंस में प्रमुख योजनाओं पहलों का हमें सिर्फ उल्लेख करना है, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है? फैक्चुअल क्वेश्चन। आइए देखते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार कौन कौन से, देख लीजिए। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप, G2B बिजनेस टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट टू बिजनेस उलट किया है यहाँ पर, सॉरी, G2N गवर्नमेंट टू NGO और C2G यानी कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये प्रकार है हमारे यहाँ पर ई गवर्नेंस। आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया कि हमारे सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सरकार से गैर सरकारी संगठन और उपभोक्ता से सरकार, ये हमारे यहाँ पर ई गवर्नेंस के कुछ मॉडल या प्रकार हैं। अब हम कहेंगे उत्तर प्रदेश के सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार की, सीधे क्वेश्चन पूछा कि बताइए कौन कौन सी है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा कि फायदा नुकसान, सीधे आपने नाम पूछा है, तो आपको फैक्चुअल की तरफ बढ़ना। और ऐसे खूब क्वेश्चन यूपी स्पेशल के जब पूछ रहा है ना, तो सीधे सवाल पूछ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा 2022 पीसीएस में क्या पूछा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटीज का उल्लेख कीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोक गीतों का उल्लेख कीजिए। तो इसी तरीके से यूपी स्पेसिफिक जब आपसे सवाल पूछेगा तो आपको जो है इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं ई गवर्नेंस की पहले कौन कौन सी है। ई कैबिनेट अभी हाल में ही हुआ है फैसला। ई कैबिनेट पेपरलेस निर्णय लिया जाएगा, मतलब कि कैबिनेट की जो बैठकें होंगी उत्तर प्रदेश सरकार में वो कैसी होंगी? कागज रहित होंगी, ठीक। लोकवाणी कार्यक्रम बहुत मशहूर कार्यक्रम है, 2004 में शुरू हुआ था। ये क्या था? आय, जाति, निवास, निविदा, जन्म आदि प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन जो है फीड किए जाएंगे इसमें। ई सुविधा, ये क्या है? क्रेडिट कार्ड भुगतान सेवा है ई सुविधा। ई सेवा, बिजली बिल, DTH, लाइसेंस, टिकट आदि के लिए ई सेवा की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में। केसवानी, राज्य की वित्तीय लेन देन के लिए, कोसवानी राज्य के वित्तीय लेन देन के नियंत्रण करने के लिए ऑनलाइन सेवा है ये, ठीक। ई ऑफिस कर्मचारियों के लिए है। ई FIR ऑनलाइन FIR के लिए। जन सुविधा केंद्र 2009 से आरंभ हुआ था, सभी व्यवसाय एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जो है कराए जा रहे हैं। सृष्टि, ब्लॉकों तहसीलों की जानकारी के लिए सृष्टि का सृजन किया गया है कि अपने ब्लॉक और तहसील के बारे में इस ऐप पर जाके आप या इस साइट पर जाके आप देख सकते हैं। भूलेख, खसरा खतौनी को ऑनलाइन किया जा रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है। जन सुनवाई पोर्टल है। ये सारी की चीजें जो हैं कैसी हैं? ई गवर्नेंस के पहले हैं। किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक। आपने इंग्लिश में हमने यहाँ सारी चीजों को दे दिया है, इसको भी देख लेंगे आप। अब हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि भारत सरकार की भी पहले आपको देखनी है, ठीक है। तो बहुत सारी भारत सरकार की, तो प्रगति पोर्टल, जीवन प्रमाण, ई क्रांति, माई गवर्नमेंट, डिजी लॉकर आदि, ठीक है, ठीक है। डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट रखने हेतु, ठीक। माई गवर्नमेंट सुझाव गवर्नेंस हेतु, ठीक। तो ये सारी हमारी क्या है, अभी और भी है। ठीक है। फिर ई क्रांति क्या है? 44 परियोजनाओं का समावेशन इसमें किया गया है। जीवन प्रमाण क्या है? बायोमेट्रिक पेंशन प्रणाली है ये। जनता की शिकायतों का समाधान और समीक्षा के लिए, ठीक। ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क ORF, ठीक है, ये भी है, OPD बुकिंग के लिए है। ई संजीवनी मुफ्त डॉक्टरी सलाह। फिर PG पोर्टल है जनता के शिकायतों के लिए। कॉमन सर्विस सेंटर CSC, ERTI, IRCTC, ई टिकटिंग, ये सारी की सारी क्या है? दर्पण पोर्टल। ये सब भारत सरकार क्या है? ई गवर्नेंस की पहले है, ठीक। इंग्लिश में भी दे दिया गया है। तो यद्यपि उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, किंतु इसकी पहुंच अभी भी सीमित है
अतः इसकी आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों को हमें दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भारत में जो डिजिटल डिवाइड है वो बड़ा है। तो ऐसे डिजिटल डिवाइड को ध्यान में रखते हुए पहले सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ योजनाएं शुरू कर देने से क्या होगा कि लोगों का स्वभाव भला नहीं हो सकता। हमें पहले लोगों तक जो है तकनीकी को पहुंचाना होगा, यानी कि बेसिकली ब्रॉडबैंड पहुंचाना होगा, मोबाइल पहुंचाना होगा, बिजली पहुंचानी होगी, तभी जाके ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हम अत्यधिक प्रगति कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पर 70% जनसंख्या अभी भी गांव में निवास करती है, ऐसे में हमें गांव के ई गवर्नेंस के मॉडल को पहुंचाना होगा, साथ साथ हमें उन उपकरणों को पहुंचाना होगा ग्रामीण स्तर तक, जिसके माध्यम से हम ई गवर्नेंस की योजनाओं को लागू कर सकें। ऐसे आपने सारी चीजों को समेट दिया, ठीक है। अगला है भारत की संयुक्त राष्ट्र महासभा में दावों के समर्थन और चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठता रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा में का स्थायी दर्जा दिया जा सके, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कभी भी पूछा जा सकता है। दावों के समर्थन और चुनौतियां क्या क्या उसके संदर्भ में, भारत के दावे क्या है कि चाहता है कि हम उसके क्या कहते हैं कि परमानेंट मेंबर बने, और हमें दूसरा पार्ट क्वेश्चन का देख के चलना है कि इसमें चुनौतियां किस प्रकार की हैं। परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र महासभा में परिवर्तन हेतु लंबे समय से मांग की जा रही है। खासकर इसकी स्थायी सदस्यता के बारे में भारत मुखरता से आवाज उठाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में निम्नलिखित तर्क हैं। देयर आर मेनी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स फॉर चेंज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, स्पेशली अबाउट इट्स परमानेंट मेंबरशिप। इंडिया हैज बीन vocally raising its voice. The following are the arguments in support of Indian permanent membership in the United Nations General Assembly, ठीक है। तो कुल मिला के हमें पहले बताना है कि क्या समर्थन के तर्क हैं, क्यों भारत को क्या है वहां का यूएन का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए, उसके पीछे के कारण क्या क्या है। तो देखते हैं क्या क्या है। आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट, इंडिया एज एशिया ग्लोबल पावर, भारत एक एशियाई और वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में भारत के पास जनसंख्या है, भारत के पास जीडीपी है, भारत के पास सारे संसाधन हैं। ऐसे में एशिया महाद्वीप का एक बड़ा द्वीप है ये, ठीक, और वैश्विक स्तर पर भारत एक अलग पहचान बना रहा है। शांति प्रिय और जिम्मेदार देश है भारत, हमेशा क्या कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी, अच्छे देश के रूप में हमेशा रहा है, कभी भी जैसे कि युद्ध का समर्थन नहीं किया है। तो ऐसे में भारत जैसे देश को इसका सदस्य मतलब परमानेंट मेंबर होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अग्रणी भागीदारी, हमेशा जो है भारत जो शांति मिशन है संयुक्त राष्ट्र के, उसमें वो हमेशा हमने सेनाएं भेजी हैं, अपने लोगों को भेजा है, लगातार मदद की है। खासतौर से कोविड काल में भारत ने बहुत ज़्यादा इस संदर्भ में कार्य भी किया है। परमाणु हथियारों का केवल ऊर्जा में प्रयोग, हमने स्पष्ट रूप से प्रावधान कर रखा अपनी पॉलिसी में कि हम अपने यहाँ पर जो परमाणु हथियार हैं उनका हम हथियारों के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल हम केवल ऊर्जा के रूप में करेंगे, न कि हथियार के रूप में। परमाणु युद्ध को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हमने साफ अपने क्या कहते हैं कि रक्षा पॉलिसी में साफ लिखा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक। तो ऐसे में हम एक सक्षम देश हैं परमानेंट मेंबर बनने के यूएन के। G4 देशों कौन कौन, भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील द्वारा एक दूसरे की स्थायी सदस्यता का समर्थन हमेशा किया जाता रहा है, ठीक। ये देशों का समूह है जो एक दूसरे की स्थायी सदस्यता का हमेशा से समर्थन करता है यूएन के लिए। वैश्विक शांति का समर्थक है भारत। अभी देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत हमने हमेशा अपील किया है, प्रधानमंत्री ने भी किया है कि पुतिन जी से कि भैया ये सही समय नहीं है युद्ध का, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत हमेशा शांति के साथ रहना और जीना चाहता है। विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जीडीपी के रूप में। ऐसे में भारत को अस्थायी सदस्य बना के रखना उचित नहीं होगा। जीवंत लोकतंत्र है, हमारे यहाँ चुनाव होता है, सारी हम लोकतंत्र की प्रणालियों को फॉलो करते हैं। ऐसे में एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते लोकतंत्र जो है वैश्विक जो कुटुंब का आधार माना जाता है, हम उसको फॉलो करते हैं। ऐसे में भारत को क्या माना जाना चाहिए, एक परमानेंट सदस्य के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में सर्वाधिक शांति सैनिक हताहत होते हैं, जैसे कि भारत जब यूएन में मिशन में अपने सैनिकों को भेजता है तो उनके बलिदान वहाँ पर देखे गए, सीरिया, अफगानिस्तान, अन्य जगहों पर जब यूएन ने भेजा है। तो ऐसे में भारत जब इतना अपने नागरिकों को एक तरीके से भेज रहा है और भेजने के बाद उनकी मौत भी हो जा रही है, तो ऐसे में भारत का हक है कि भारत क्या करे, यूएन में अपनी मजबूत सदस्यता स्थायी तौर पर रखे। वासेनार एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया समूह में शामिल, ठीक है, ये एक एग्रीमेंट है, इसके माध्यम से भी भारत जो है अपनी स्थायी प्रतिनिधित्व को
की उपस्थिति को हमेशा दर्ज कराता रहा। ठीक, अब चुनौतियां क्या क्या है हमारे सामने भाई, ठीक है, क्या चुनौतियां हैं जो भारत अभी तक जो है इतनी लंबी डिमांड जो लगातार हो रही है वो फलीभूत नहीं हो पाई है, क्यों और क्या क्या समस्या उत्पन्न है, देखते हैं। सबसे पहले यूएन महासचिव का तटस्थ ना होना, तटस्थ नहीं है अब पॉलिसीज के ऊपर। जो यूएन के महासचिव हैं हमेशा जो है किसी न किसी पक्ष में रहा, जबकि यूएन जैसी संस्था को बनाया गया था वो तटस्थ रूप से सभी देशों को एक वस्तुनिष्ठता के आधार पर तुलना करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पश्चिमी देशों की भारत विरोधी नीति, भारत को जो है हमेशा जो है जो पश्चिम देश हैं वो चाइना को टैकल करने के लिए यूज करने की कोशिश की जाती है, न कि भारत को उसके संसाधनों, उसके जीडीपी, उसके जो उपलब्धियां उसके रूप में लोग कभी नहीं ध्यान स्वीकार करते हैं। चीन द्वारा भारत की स्थायी सदस्यता का लगातार विरोध किया जाता है वीटो के माध्यम से। 5 में से 4 देश राजी, किंतु चीन जो है कभी राजी नहीं होता इस संदर्भ में। कॉफी क्लब का द्वारा विरोध, पाकिस्तान, कनाडा, स्पेन, दक्षिण कोरिया, ये कॉफी क्लब देश कहलाते हैं, ये हमेशा जो है भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध जो है करते रहे हैं। जापान, जर्मनी, ब्राजील की भी दावेदारी, जैसा मैंने बताया कि G4 देश आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, वो करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन इनकी भी बराबर की, तो अगर भारत को मिलता है तो इनको भी देना पड़ेगा। एशिया में 2 सदस्यता पर विवाद, भारत, चीन, जबकि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप में कोई नहीं। ठीक, तो यहां पर एशिया से 2 सदस्य हमेशा अपनी प्रबल दावेदारी रखते हैं, तो ऐसे में ये होता है कि एक ही महाद्वीप से हम 2 देशों को कैसे परमानेंट मेंबरशिप दे दें, जबकि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है। एनपीटी, सीटीबीटी व एनएसजी में न होना, ये सब समझौते हैं परमाणु संबंधित, उसमें भारत नहीं है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं अड़चन का काम करता है। अमेरिका का बगैर वीटो पावर में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन, अमेरिका को बगैर वीटो पावर के भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका का बगैर वीटो पावर के भारत कहता है कि हमको सदस्य तो बना दो, लेकिन वीटो शक्ति जो है ना दी जाए। ठीक, ऐसे में भारत को इस संदर्भ में जो है लगातार झटका लगता है। चीन पाक गठजोड़ से भारत के खिलाफ वीटो, जब हमेशा आप जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी मामले में करीब आई है, तो हमेशा भारत का इस संदर्भ में विरोध किया जाता रहा है। अमेरिका द्वारा समर्थन की शर्त पर भारत में सौदेबाजी। ठीक, अमेरिका कहता है कि हाँ हम समर्थन तो करेंगे आपका, लेकिन उनकी कुछ शर्तें डाल देते हैं जो भारत के लिए संभव नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं भारत के इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है उसको बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है, या भारत पे कुछ जो है एक तरीके से कह सकते हैं दबाव की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करता है अमेरिका, जो भारत एक संप्रभु देश होने के नाते कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र को वित्त देने वाले बड़े देशों का अनुसार ही कार्य करना। ठीक है, यूएन क्या करता है, अमेरिका के आधार पर, ब्रिटेन के आधार पर, या ऐसे देशों के आधार पर कार्य करता है जो उसको अच्छी भारी भरकम पैसा देते हैं, क्योंकि यूएन को चलाने के लिए भी फंड की आवश्यकता होती है और विभिन्न देशों के द्वारा फंड दिया जाता है। भारत अभी उतना सक्षम नहीं है कि वो इन विकसित देशों की तुलना कर सके फंडिंग के मामले में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूएन जो है उन देशों के हिसाब से काम करता है और भारत की स्थायी सदस्यता के लिए चुनौती का कार्य खुद यूएन ही कर रहा होता है। ठीक, तो हमने देख लिया चैलेंजेस। यद्यपि भारत के समक्ष स्थायी सदस्यता को लेकर अनेक चुनौतियां हैं, किंतु वर्तमान भारत की वैश्विक छवि बहुत मजबूत है। भारत को राजनयिक व कूटनीतिक माध्यमों से अपना पक्ष रखना चाहिए। भारत अब जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, वैश्विक स्तर पर मजबूत बनता जा रहा है, और कहीं न कहीं इसकी संभावना बढ़ती जा रही है कि भारत जो है क्या होगा, आने वाले समय में निश्चित रूप से स्थायी सदस्यता को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से कैसे, ऑल्दो देयर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर इंडिया रिगार्डिंग परमानेंट मेंबरशिप, बट एट प्रेजेंट इंडियाज ग्लोबल इमेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इंडिया शुड प्रेजेंट इट्स साइड थ्रू डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, अपने पक्ष को रख के जो है हम क्या कर सकते हैं, स्थायी सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो एकदम बेसिक आंसर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकने वाला सवाल है। अगला सवाल है, भारत बांग्लादेश संबंधों की वर्तमान स्थिति के साथ साथ दोनों देशों के मध्य प्रमुख विवादों को चिन्हित कीजिए। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के संबंध जो है लगातार चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में हमें देखना होगा कि क्या स्थिति है इस संदर्भ में। ठीक है, तो आइए समझेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आने की पूरी संभावना है। मैंने गेस किया था कि 22 में ही आएगा, लेकिन 22 में नहीं आया,
और लेकिन आ जाएगा कभी भी, ध्यान रखिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है काफ़ी अच्छे रहे और कभी कभी कुछ डिस्प्यूट्स भी हमें देखने को यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे। भारत बांग्लादेश संबंधों की परिभाषा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म ही भारत के प्रयासों से हुआ है। दोनों देशों के मध्य संबंध प्रगाढ़ व प्रगतिशील है, फिर भी न्यूनाधिक रूप से विवादों की स्थिति भी बनी रहती है। ठीक, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या वर्तमान स्थिति है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वर्तमान देखेंगे। इंडिया 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का। कोलकाता चिटगांव पोर्ट अभी जो है संपर्क मार्ग बनाया गया है। इंडिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, भारत की चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा है, बांग्लादेश है। ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल टू ईच अदर कंट्रीज, हम दूसरे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से करते रहते हैं। 100वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, हमने जमीनों का आदान प्रदान करके सीमा विवाद को समाप्त किया था। ठीक, पश्चिम बंगाल और ढाका के मध्य अभी हाल में मैत्री एक्सप्रेस जो है शुरू की गई, जो मित्रता का प्रतीक है। भारत बांग्लादेश सड़क बस सेवा भी हाल में शुरुआत की गई। संप्रति संयुक्त सैन्य अभ्यास हम लगातार बांग्लादेश के साथ करते रहते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य आदान प्रदान तकनीकी करने के लिए। बांग्लादेश सिविल सेवा अधिकारियों का मसूरी में प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी क्या है, हमारे अच्छे संबंधों को दर्शाता है। भारत बांग्लादेश कुशियारा नदी समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है विवाद का बिंदु बना था। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हाल में ही भी संचालित हुआ है। बांग्लादेश को $5 बिलियन का रियायती ऋण हमने प्रदान कर रखा है, जो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। तो वर्तमान की स्थिति हम जो देख रहे हैं वो कैसी है, पॉजिटिव है, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। विवाद के क्या बिंदु हैं, इन बातों पर बात नहीं हो रही, और यही कहीं ना कहीं क्या है, भारत बांग्लादेश संबंध के बिगाड़ के कारण भी बनते रहते हैं, और चीन हमेशा जो है इस चीजों का क्या है, फायदा उठाने की कोशिश करता रहता है। सबसे पहला सीमा रेखा विवाद। बांग्लादेश की सीमा भारत के क्षेत्रों में है, ठीक है, तो उसको लिए 100वां संविधान किया है संशोधन, लेकिन कुछ हद तक अभी भी चीजें अभी बची हुई हैं। असम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वाला जो मुद्दा है, जो बांग्लादेश के अवैध प्रवासी जो भारत में एंट्री करते रहते हैं, इसको लेकर दोनों देशों के बीच जो है कटुता का भाव हमें देखने को मिलता है। बांग्लादेशी घुसपैठ। न्यू मूर द्वीप विवाद, ये सुंदरबन के निकट गाद से निर्मित एक द्वीप है जिस पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। शरणार्थी समस्या, खासकर रोहिंग्या मुसलमान, लगातार चर्चा बना रहता है। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आते हैं और भारत में स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, और भारत सरकार के द्वारा लगातार उनको जो है बाहर निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भारत बांग्लादेश के मध्य एक विवाद का कारण बनते हैं। चकमा शरणार्थी समस्या, एक तरीके से जैसे कि रोहिंग्या है, इसी तरीके से ये भी एक समस्या है। पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रवेश करने का प्रयास करते रहते हैं लगातार ये लोग। बराक नदी पर भारत द्वारा निर्माणाधीन तपाई मुख बांध का विरोध बांग्लादेश करता है इसका विरोध, क्योंकि इससे उसे शंका है कि कहीं भविष्य में इसका क्या कहते हैं कि एज अ क्या कह सकते हैं उसे, हथियार के रूप में भारत न प्रयोग करे, जैसे भारत का चीन के लिए है। फरक्का नदी जल विवाद, ये भी क्या कहते हैं कि जल के बंटवारे को लेकर है। तिस्ता नदी जल बंटवारा विवाद, ये भी विवाद का बिंदु है। बांग्लादेश का चीन समर्पित BRI में शामिल होना, ये बहुत बड़ा बिंदु है ये, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम है चाइना का, उसमें बांग्लादेश शामिल है और भारत इसका विरोध करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के मध्य इस चीज को लेकर भी विवाद बना रहता है। पूर्वोत्तर में अलगाववाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है जो बांग्लादेश की तरफ से, ये भारत के लिए एक आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो इसको लेकर भारत लगातार बांग्लादेश के साथ जो है विवादास्पद स्थिति रहता है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश किसी प्रकार से, मौखिक रूप से बांग्लादेश भी कहता है कि हाँ हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे दिखाई देती हैं कि वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में इन चीज़ों को किया जाता है। शरणार्थियों के कारण भारत में सांप्रदायिक टकराव होता है, ठीक है, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमान के संदर्भ में हम देखेंगे तो भारत में इस चीज़ को लेकर काफ़ी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ समय पहले हमने देखा कि बांग्लादेश में जब भारत के प्रधानमंत्री गए थे तो उस समय वहाँ के मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी और काफ़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो ये भी समस्या रहती है। चीन द्वारा सस्ते ऋण जाल में फंसाना, जैसे चीन ने श्रीलंका को फंसा के बर्बाद किया, वो इसको भी कोशिश करता है कि बांग्लादेश को फंसाए और बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल इसलिए करे, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, भारत बांग्लादेश के मध्य विरोध के बिंदु। देखिए आपने पूरे बिंदु को दर्शा दिया एक पेज में, ठीक। भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद के पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, किंतु दोनों देशों के संबंधों को तरजीह देंगे तो यह न सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों के लिए बेहतर होगा, बल्कि हिंद महासागर देश के समृद्धि के लिए भी काफी लाभदायक होगा। साथ साथ
भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके लिए भी बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 सवाल थे आज के। आप लोगों को कोई डाउट हो, इन दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमने फीस आपको बता दी, 5100 है इस प्रोग्राम की, 100 डेज प्रोग्राम है। कोई अन्य डाउट हो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसमें हम लोग 500 क्वेश्चन अभी इनिशिएटिव रूप में लेके चल रहे हैं। 500 क्वेश्चन आपको देंगे, यानी कि 400 सवाल तो आपको हम लोग चारों पेपरों के और 100 सवाल यूपी स्पेशल के देंगे। और साथ साथ में अगर पैटर्न चेंज होता है तो ये 700 प्लस सवाल आपको दिए जाएंगे, अगर 2 पेपर और ऐड हो जाते हैं तो। ठीक है, तो 700 से 800 सवाल उसमें फिर आप लोग को उपलब्ध होंगे। कोई और डाउट हो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और 1 नवंबर से बैच शुरू हो चुका है, बिना देरी के आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।